तो चलिए दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम कंप्लीट लक्ष्मीकांत को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक बार समझ लेते हैं, लेकिन जब आप दोबारा से बुक उठाते हैं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेज होते हैं वो होते हैं, और इसकी वजह से हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी, बिना किसी विलंब के आगे करते हैं प्रारंभ। दोस्तों चैप्टर 1 खोल लीजिए, मेरे पास बुक है और मैं बुक से आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप भी ये बुक परचेज़ कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अमेजॉन वगैरह से भी आप, या फिर ऑफलाइन स्टोर से, कहीं से भी अगर आपके पास है, अच्छी बात है। 7th एडिशन है दोस्तों, तो 7th एडिशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और जो नई एडिशन इसमें आएंगी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो चीज़ें यही रहेंगी, लगभग सेम से ही रहेंगी। कुछ नए चैप्टर्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पर ये बेसिक चीज़ इस पर ध्यान दीजिए। थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरी बुक डिफरेंट है, मेरी अलग है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये मैं बता रहा हूँ 7th एडिशन के बाद 8, 9, 10th, 11th, तो कोई भी एडिशन आए, चीज़ें कंटेंट सेम होने वाला है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये सब अब नहीं बदलने वाले हैं, ठीक है। और जब बदलेगा तो वो नया एडिशन होगा, वो आपको पता ही चल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम फिर से। तो चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं, पार्ट 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1601, 1608। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्रिटिशर जो हैं वो कब आते हैं इंडिया में, 1608 में आते हैं। और एज ट्रेडर्स, यानी ट्रेडर के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ट्रेडिंग। किसके फॉर्म में आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने सुना होगा कि EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आते हैं, यानी हम यहाँ पे ट्रेड करने आए हुए हैं। और विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया, और इनके पास एक्सक्लूसिव राइट था। एक्सक्लूसिव मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अमेजॉन वगैरह पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी सिर्फ हमारी साइट पर ही ये मिलेगा और दूसरी साइट पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब वही होता है। और इन इंडिया अंडर अ चार्टर, और इनके पास एक चार्टर था जिसको ग्रांट किसने किया था, ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ के द्वारा क्या है, इनके पास एक क्वीन एलिजाबेथ 1 के द्वारा चार्टर था। और वो चार्टर क्या था, चार्टर कब मिला था इनको, 1600 में। और जब ये 1600 में इनको चार्टर मिलता है दोस्तों, तो ये इंडिया आते हैं ट्रेड करने के लिए। फिर बात आती है 1765 की। अब 1765 में क्या होता है कि द कंपनी विच टिल देन हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस, और तब तक, यानी इस यहाँ तक इनके पास केवल और केवल ट्रेडिंग फंक्शन था, ऑब्टेन द दीवानी। और यहाँ पर अब इसको क्या मिल गई, दीवानी मिल गई। तो ये आपका जो है नोट्स भी आपको मिलेगा, तो आप ऐसे देखते रहिए। और अगर आपकी मर्जी है तो आप नोट्स बना भी सकते हैं, बाद में मैं आपको बता दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स। फिर ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेन दीवानी, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। दीवानी में क्या है कि रेवेन्यू, और यहाँ पे सिविल जस्टिस, सिविल जस्टिस, यानी सिविल जस्टिस का क्या मतलब है कि इनके अगर कोई भी जो मैटर है, सिविल मैटर, फॉर एग्जांपल ट्रेड करने आए हैं तो वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट भी होता है, उसको सिविल कैटेगरी में रखा जाता है ना, तो उसमें भी इनको वो अपना डिसीजंस वगैरह ले सकते थे, इसके ऊपर है। कहाँ, ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। किन किन जगह दोस्तों, बंगाल, उसके बाद आपका बिहार और उड़ीसा, ये 3 जगह इनको मिला हुआ है। दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज टेरिटोरियल पावर, और यहाँ से ही इनको टेरिटोरियल पावर जो है वो उसकी जो इनका कैरियर है उसमें स्टार्ट हुआ कि अब ये टेरिटरी पे राज करेंगे, अब ये रेवेन्यू के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, अब ये जो है जस्टिस दे रहे हैं अपने मैटर्स में, तो भाई पावर में आ ही गए हैं ये। अब फिर इसके बाद क्या, दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर, और इन द वेक ऑफ सिपॉय म्यूटिनी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और, 1857 में आपकी सिपॉय म्यूटनी होती है ना, तो जब सिपॉय म्यूटनी होती है तो बहुत ज़्यादा धक्का लगता है किसको, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, और ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी को जब ये बहुत बड़ा धक्का लगता है, तो जो ब्रिटिश क्राउन है अज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और यहाँ से क्या होता है, 1857 में ये हुआ, और 1858 में क्या होता है कि यहाँ पे अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस की किसके पास आएगी, ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाएगी। यानी अब बोले कि जो तुम कंपनी वाले हो, अब कंपनी वाला सिस्टम नहीं होगा, अब यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पर डायरेक्ट जो अधिकार होने वाला है वो होने वाला है, ठीक है, हम यहाँ पे गवर्न करेंगे। द रूल कॉन्टिन्यूड अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस 15 अगस्त, और ये तब तक चला, कब तक चला, ये 15 अगस्त 1947 तक, जब तक कि हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई, ठीक है, टिल इंडिपेंडेंस, ठीक।
अब विद इंडिपेंडेंस केम द नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो अब हमें ज़रूरत हो गई कि भाई साहब आज़ादी है तो यहाँ पे हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी जगह है या कोई भी अथॉरिटी कंपनी ही आपको चलानी पड़ती है, एक क्लास ही मैनेज करनी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। वरना फिर फलाने आदमी वो काम कर रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं, कोई क्राइम करने में बिजी है, कोई अपना पेट भरने में बिजी है, तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जहाँ सबकी पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें दे दी जाएँ। ये बंदर बाट वाला ना, वो सिस्टम खत्म होना चाहिए। हेंस अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पज इन 1946। और 1946 में क्या है कि इसी पर्पज के लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पर क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, CA कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो गठित की जाती है। और एंड ऑन जनवरी 26 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। और यहाँ से क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। ठीक, ये आप सभी लोगों को इतनी बात तो पता ही होगी। हाउएवर वेरियस फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव दियर रूट्स इन द ब्रिटिश रूल। लेकिन ऐसे बहुत सारे फीचर्स थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट है उससे बहुत सारी चीज़ें ली गई। तो कह रहा है कि जो ब्रिटिश रूल से कहीं ना कहीं उसको ही एक बेस बनाया गया, आधार बनाया गया कि कैसे वो राज करते थे। और ये एक दोस्तों एफिशिएंट वे ही होगा, क्योंकि इतने दिनों से वो आके राज कर रहे हैं। जब से वो आए, आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 1600 में आए, फिर धीरे धीरे उनको जो है 1765 देखेंगे तो आप 10 की दीवानी उन्होंने। तो यहाँ पे तब से लेकर के अब तक जब उन्होंने ये गवर्नेंस चलाई है, एफिशिएंट तरीके से सब पर राज किया है, तो उनसे जो चीज़ें हैं, जो उनकी टैक्टिक्स हैं, वो लेना एक बेटर होगा। पर यहाँ पे कुछ चीज़ें जो और बेटर हो सकती थी कि वो राज करने आए थे हम पर, और हम जो हैं हम राज करने के लिए नहीं, हम लोगों की वेलबींग के लिए काम करेंगे, वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे चेंजेस की थोड़ी सी ज़रूरत थी, और वो आगे देखेंगे भी, क्रिटिसिज्म वगैरह में आपको वो चीज़ें पता चलेंगी। ठीक, अब however various features of Indian Constitution, there were certain events in British rule that laid the legal framework for the organization and functioning of the government and administration। और यहाँ पे ऐसे कई सारे इवेंट्स थे ब्रिटिश रूल के जो कि लीगल फ्रेमवर्क, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नेंस के लिए, ये सारी चीज़ें उससे लिए गए। दीज इवेंट्स हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस और कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। और जो जो इवेंट आए, मतलब आप जैसा कि यहाँ पे आगे देखेंगे, कंपनी रूल आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें धीरे धीरे आती गई। धीरे धीरे उनकी जो गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें सुधार लाते गए वो लोग, और बेटर तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें काम करें इस वजह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब शुरू करते हैं हम द कंपनी रूल से। तो यहाँ पर हमारे नोट्स में क्या आएगा, द कंपनी रूल। तो जो कंपनी रूल है दोस्तों वो 1773 से 1858 तक चलती है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों, द कंपनी रूल देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको 1773 से 1858 तक ये देखने को मिलती है। और यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, दिस वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और यहाँ पर देखिए, ये पहली बार यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कंट्रोल ले लिया कि अब वो रेगुलेट करेगी अफेयर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो जो काम कर रही है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, गवर्नमेंट को बताएगी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अब आने वाली चीज़ें क्या हैं, मेरे प्लान्स क्या हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करूँगा, कहाँ से कितना क्या रेवेन्यू आ रहा है, क्या कैसा, तो ये सारी चीज़ें बताएगी। यानी यहाँ पे देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल आ जाता है, ठीक है, किस पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और ये रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे देखेंगे आप। और उसी के साथ इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। और यहाँ पर अब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी की क्या है, वो जो है ये बताएगी। यहाँ पे ये चीज़ें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी गई उनको कि
तुमको करना क्या है एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की आंखों के अंदर आई है कि ठीक है हम आपको देख रहे हैं, आप क्या क्या काम कर रहे हो, आपको मुझे बताना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये देखिए। लेकिन ये नहीं है कि मैं ही कंट्रोल करूँगा, नहीं, आप जो कर रहे हो करो, बस आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें बताओ। लेकिन फिर बाद में क्या आता है कि वो कंट्रोल खुद ही ले लेती है कि अब मैं ही सब कुछ देखूंगा। ठीक, ये चीज़ है। आगे आइए, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो यहीं से क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है, ठीक है, इंडिया में आपके। द फीचर्स ऑफ द एक्ट एज फॉलोज, और यहाँ पे जो इस एक्ट के फीचर्स थे दोस्तों वो एज फॉलोज हैं। चलिए फीचर नंबर 1 की बात करता हूँ मैं। तो यहाँ पे इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, डेजिग्नेट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक, उनको कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऐड कर दिया गया, ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा पावरफुल लगे। एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, और इसी के साथ साथ क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या, कितने मेंबर थे, 4 मेंबर, ठीक, 4 मेंबर। द फर्स्ट 4 मेंबर्स एंड द फर्स्ट सच गवर्नर वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, और पहले कौन से गवर्नर थे, फर्स्ट कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी अब यहाँ पर जो गवर्नर हैं बॉम्बे के और मद्रास प्रेसिडेंसी के, यानी कितना ज़्यादा पावर दे दिया है। जनरल जोड़ने का जो रीज़न है यही है कि ये जो गवर्नर हैं आपके बंगाल के, बॉम्बे के और मद्रास प्रेसिडेंसी के, अब ये अंडर किसके आ जाएंगे, बंगाल वाले के। यानी क्या होगा कि यहाँ पे बॉम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर हैं अब ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सबऑर्डिनेट हो जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसको ऐसे ही आप देख लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। इसीलिए मेरे साथ आप देखते रहिए, वरना कुछ कुछ ऐसी होगी कि स्पेलिंग आप कहेंगे बाद में समझ में नहीं आ रही आपने क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अर्लियर when the 3 presidencies were independent of one another, और पहले क्या था कि ये तीनों अलग अलग थे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। इट प्रोवाइडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाता, और यहाँ पे कैलकाता जो कि आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड कब, 1774 में। कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, जिसमें एक चीफ जस्टिस है और 3 अदर जजेस, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर 4th पॉइंट आता है। 4th पॉइंट में क्या है कि इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंस और ब्राइब फ्रॉम नेटिव्स। तो यहाँ पे क्या किया गया, नो ब्राइब एंड गिफ्ट, कि यहाँ पे जो पार्ट हैं किसके, जो सर्वेंट हैं कंपनी के, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कंपनी के नौकर हैं या अधिकारी हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई भी सामान उपहार किसी से नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज़ आ गई है। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर। और यहाँ पर क्या किया गया कि अब ये आवश्यक हो गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया जाए, क्या बताया जाए, किस मैटर के बारे में, कि यहाँ पर रेवेन्यू कैसा चल रहा है, सिविल कैसा चल रहा है, मिलिट्री अफेयर कैसे हैं इंडिया में, और ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये द्वारा किया जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए। अब इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू क्या होगा कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट करेंगे रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स को, इंडिया में क्या क्या चल रहा है रिपोर्ट करेंगे ये जाके गवर्नमेंट को। तो इससे क्या होगा कि उनको अच्छी तरीके से चीज़ें पता चलेंगी और उनकी पावर जो है वो बढ़ेगी। अब आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा अमेंडिंग एक्ट। तो यहाँ पे आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ
1781, ठीक। अमेंडिंग एक्ट 1781 में क्या आता है? पहली चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन अ बिड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब यहाँ पे एक बिड जाती है कि कुछ होंगे भाई कहेंगे कि इसमें थोड़ा सा बदलाव हमें चाहिए कि जो जो डिफेक्ट यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट में किए गए हैं। तो द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, और यहाँ पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को पास किया गया, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल ऑन द काउंसिल ऑफ जरिस्डिक्शन। इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जरिस्डिक्शन से गवर्नर जनरल को और काउंसिल, कौन सी काउंसिल? जो काउंसिल उन्होंने सेट करी थी पहले मैंने आपको बताया, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर कोई भी जरिस्डिक्शन नहीं कर सकता। आप कुछ भी करिए, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर जरिस्डिक्शन नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का जरिस्डिक्शन हटाया गया। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि गवर्नर जनरल यानी जीजी से गवर्नर जनरल आप समझ सकते हैं, ठीक, प्लस जो काउंसिल है, काउंसिल, उनको एग्जेम्प्ट किया गया। तो ये एग्जेम्प्ट कर दिए गए, किससे एग्जेम्प्ट कर दिए गए? जरिस्डिक्शन से, जरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब सेकंड में आते हैं हम। सेकंड में देखेंगे इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम जरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर रेवेन्यू मैटर्स को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और किसको? रेवेन्यू मैटर को, कि अब सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू मैटर्स पर भी कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं ले सकती। और यहाँ से कलेक्शन के ऊपर कि अब जो रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है इस स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर, उसके ऊपर जो निर्णय होगा वो कौन लेगा? गवर्नर जनरल लेंगे, काउंसिल लेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाके रिपोर्ट करेगी गवर्नमेंट पे। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी जाके कुछ कहता है भैया ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसको कोई भी अधिकार नहीं है इन सब मैटर्स में बोलने का, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कर्व करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को, और इसका एग्जाम्पल आप बताइए मुझे। चलिए, इट प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिसडिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। और इसमें क्या बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन अब किसके ऊपर रहेगा? इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो पावर होगा वो किसके ऊपर होगा? तो भैया कहेंगे जब सब हटा ही दिया तो सुप्रीम कोर्ट की पावर बची क्या? तो कहते हैं ठीक है, आगे मैं आपको उसका भी सोल्यूशन देता हूँ। यहाँ पे जो इनहैबिटेंट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा, उनके ऊपर जुरिसडिक्शन रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। कहाँ के? कलकत्ता के, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। और यहाँ पे पर्सनल लॉ की भी बात की गई। पर्सनल लॉ कैसे? जैसे कि आपको पता है कि आपके हिंदू जो है ट्राई किए जाएंगे हिंदू लॉ के हिसाब से, और मुस्लिम जो है वो ट्राई किए जाएंगे किस पे? मोहम्मदन लॉ के हिसाब से। ट्रायल मतलब ट्रायल जो होता है आपके कोर्ट में, उस हिसाब से देख के करा जाएगा। इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। और इसने ये भी कहा है, देखिए ये एक बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आपको पता है कि अगर हाई कोर्ट से या पहले डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जाएंगे हाई कोर्ट में, फिर वहाँ से जो जाती है आपकी सारे केसेस वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो अपील्स होंगी प्रोविंशियल कोर्ट से कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल, कि अब वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो काउंसिल मैंने आपको बताया था उस पे लेके जाया जाएगा गवर्नर जनरल की, और नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाई जाएगी। यानी अपील्स जो हैं, अपील्स को डायरेक्ट कहाँ लेके जाया जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, नॉट सुप्रीम कोर्ट, ठीक। 80 काट दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लीजिएगा आप। फिर फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ में क्या होता है?
फिफ्थ की बात करता हूँ, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। और जब अब जरिस्डिक्शन जो है प्रोविंशियल कोर्ट का गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगा, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल ये क्या करेंगे, ये फ्रेम करेंगे रेगुलेशंस को भी, कि अगर आप मेरे पास कोई चीज़ें लेके आ रहे हैं, मतलब आई हैव मोर पावर, आई एम विगर अथॉरिटी, तो उस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये फ्रेम कर सकते हैं अब रेगुलेशंस को। ठीक, फिर आता है दोस्तों पिट्स एक्ट, और यहाँ पे अब आता है क्या, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब इसमें क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में क्या होता है, आइए इसमें भी देख लेते हैं। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वॉज पिट्स इंडिया एक्ट। द फीचर ऑफ दिस एक्ट फॉर एज फॉलोज। अब इसमें क्या क्या था दोस्तों, वो चीज़ आप देखेंगे। 1970 और 81 में भी आपको मैं आगे अच्छी तरीके से बताऊंगा। अभी ये तो 86, 81 ओके, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे द फीचर्स, और यहाँ ये मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, और दोबारा से मैं फिर इस पे बना रहा हूँ क्योंकि इससे आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि ये जो ये कार्व करके रखा है इसे भी देख के थोड़ा बनाओ, क्योंकि इसमें नोट्स आपके मैंने टोटल जो है वो 70 पेजेस यानी 70 दोनों मतलब 150 पेजेस में बना रखे हैं लिख के राइटिंग में। तो इसमें भी कुछ वैसे ही बनेंगे, और आप उसमें कम ज़्यादा कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे इसमें तो थोड़ा ज़्यादा ही लगेंगे क्योंकि ये बड़े बड़े लिख रहा हूँ, उसमें तो आराम से छोटे छोटा लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि इधर देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, और आई हैव रिटन पिट्स इंडिया एक्ट, तो यहाँ पे अमेंडिंग एक्ट 17, ठीक। और इधर तो थोड़ा सा बेटर मैंने लिखा हुआ था, लेकिन ये भी सही है, इसमें आपको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है मैंने। आइए आगे बढ़ते हैं। और कहेंगे तो इसकी एक फ़ोटो मैं लगा दूंगा आप लोगों के लिए, जो कि मैंने हाथ से लिखा है। इसमें क्या है, एग्जाम्प्ट किया गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल फ्रॉम जरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर्वेंट ऑफ, एक्सक्लूड किया रेवेन्यू मैटर्स को, प्रोवाइड किया सुप्रीम कोर्ट जरिस्डिक्शन ओवर कलकत्ता को, ले डाउन किया अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स को, और फ्रेम रेगुलेशंस करने के लिए। तो इसमें कुछ ऐसा लिखा है, आगे मैं ऐसे ही दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, पिट्स एक्ट की बात करता हूँ। तो पिट्स एक्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो द फीचर ऑफ दिस एक्ट्स वर एज फॉलोज, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। और यहाँ पे अब जो है डिस्टिंग्विश किया गया किसमें, कॉमर्शियल, ठीक है, डिस्टिंग्विश किसके किसके बीच डिस्टिंग्विशन, यहाँ पे डिस्टिंग्विशन हुआ है आपके कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। तो कंपनी के अब कॉमर्शियल फंक्शंस में यहाँ पे हुआ है। तो इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स। और यहाँ पे अब क्या है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये मैनेज करेंगे, क्या मैनेज करेंगे, कॉमर्शियल अफेयर्स को, बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे एक बॉडी भी क्रिएट की गई जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहेंगे, न्यू बॉडी क्रिएटेड जिसको हम क्या कहेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक, टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगी, पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेगी, ठीक है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ आपको, और मैं नोट्स बनाने पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज जब आप सेकंड टाइम ना ये नोट्स उठाएंगे ना, तो ये देखिए आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। बस थोड़ा सा राइटिंग आपको ध्यान देनी है, और राइटिंग आपको तभी ध्यान में आएगी जब आप मेरे साथ पढ़े हुए हैं, क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आएगी। और पूरा पढ़ते पढ़ते पूरी बुक खत्म करते करते तो मेरी राइटिंग आपके दिमाग में घुस जाएगी। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए, तो आपको नोट तभी फ़ायदेमंद होगा, फ़ायदा देगा जब आप मेरे साथ रहेंगे। नहीं तो आपको समझने में तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अनटिल एंड अनलेस आपको डॉक्टर वाली राइटिंग समझ में आती है। तो इट इम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है अब ये क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। क्या क्या सुपरवाइज कर सकता है ये, डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, किसके, सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, और रेवेन्यू ऑपरेशंस, ठीक है। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, ये सुपरवाइज करेगा।
फिर दस द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजन्स, और यहाँ पे दो कारणों की वजह से, टू रीजन्स यहाँ पे थे कि ये सिग्निफिकेंट है। पहला रीज़न क्या था कि टू रीजन, फर्स्ट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोसेशंस, और यहाँ पे पहली बार जो कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में उनको क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश पोसेशंस, यानी ब्रिटिश द्वारा ये पॉजेज की गई हैं, ठीक है। अब इनको ब्रिटिश पोसेशंस कहा जाएगा। और उसी के साथ सेकेंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर, और यहाँ पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल आ गया है, सुप्रीम कंट्रोल आया। तो आप इसको जब आपके एग्जामिनेशन में आए ना तो ऐसे लिख सकते हैं, नोट्स आपके लिए ये भी हेल्पफुल हो सकते हैं। सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, किसमें, अफेयर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में, अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, एक्ट ऑफ 1786। अब एक्ट ऑफ 1786 की मैं आपसे बात करता हूं, तो यहाँ पे देखेंगे एक्ट ऑफ 1786, वैसे लेट मी चेंज द पेन, ठीक है, आपके लिए यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ मैं। एक्ट ऑफ 1786, तो चलिए इससे लिखूंगा ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि यहाँ पे कहाँ पे हेडिंग है और कहाँ पे क्या चीज़ दी गई है। तो इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल, और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या होते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर जनरल, किसके, गवर्नर जनरल इन बंगाल में, ठीक है। ही प्लेस टू डिमांड टू एक्सेप्ट द पोस्ट, और यहाँ पे इनके द्वारा दो डिमांड रखी जाती हैं, दो डिमांड। पहली क्या है कि शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल, क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे, किसको, काउंसिल को। काउंसिल यानी जो डिसीजंस लेती है, आपको पता है जो काउंसिल है भी जिसकी मैंने बात करी थोड़ी देर पहले, वो अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो ये उसको ओवरराइड कर सकते हैं, कहेंगे नहीं भैया हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा, इसके अलावा कुछ और करिए आप। ही वुड ऑल्सो बी कमांडर इन चीफ, और दूसरा क्या है कि दूसरा यहाँ पे है कि वो कमांडर इन चीफ होंगे, ऑल्सो बी कमांडर इन चीफ अकॉर्डिंगली। एंड द एक्ट 1786 वॉज इनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजन, और यहीं पर ये एक्ट आया जिससे ये दोनों प्रोविजन जो हैं वो लाए जा सकें। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1796, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 96। वैसे देख के भी कुछ गलत पढ़ देता हूँ, तो आप थोड़ा सा अपनी बुक पर ध्यान दिए रहिएगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं 1796 हो गया, 1786 हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो गलती है वो बता देता हूँ मेरे अंदर, ठीक है, कि देख कर मैं गलत पढ़ देता हूँ, चीज़ें आपको सही बताऊँगा पर गलत हो जाती हूँ। आइए, ह्यूमन एरर। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज, और इस एक्ट के जो फीचर हैं वो एज फॉलोज हैं, तो चलिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इट एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल, और यहाँ पे आपको पता ही है कि इसने एक्सटेंड किया लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ओवर राइडिंग पावर को और एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंडेड ओवर राइडिंग पावर, यानी पहले जो पावर दी गई थी उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड की गई, टू ऑल द फ्यूचर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स ओवर हिज काउंसिल, टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, यानी अब जो फ्यूचर में आने वाले हैं गवर्नर जनरल और गवर्नर्स प्रेसिडेंसीज के, मतलब अब सब जो आएंगे ना सबके पास ये पावर होगी। पहले तो यही कहते लॉर्ड कॉर्नवालिस ही कहते कि मैं तभी आऊँगा जब मेरे पास ये पावर होगी, लेकिन अब ये एक्सटेंड करके सबको दे दी गई कि फ्यूचर में जो भी आएंगे वो सब हो जाएगा, ठीक है, फॉर फ्यूचर, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज, और यहाँ पे क्या है, जो सबऑर्डिनेट थे, सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थे आपके, उनके ऊपर मोर पावर या कंट्रोल आप कह सकते हैं, कंट्रोल दी गई, ठीक है। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ अनदर 20 ईयर,
और यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली फिर से आ गई कि और कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी आकर के यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकती अगले 20 सालों के लिए, ठीक है, कि एक्सटेंडेड मोनोपोली, कौन सी मोनोपोली, ट्रेड वाली, ठीक है, ये याद रखिएगा, ट्रेड मोनोपोली फॉर कितने सालों के लिए, 20 साल के लिए, ठीक, तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए। फिर चौथी बात क्या है, इट प्रोवाइडेड द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, और इसने क्या कहा कि जो कमांडर इन चीफ है अब वो मेंबर नहीं होंगे गवर्नर जनरल के काउंसिल के अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड, जब तक कि उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो कमांडर इन चीफ, वैसे ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछने वाला, पर हो सकता है कि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, मेंस में ये चीज़ें आ सकती हैं आपके कि ठीक, और अभी तो फैक्चुअल चीज़ें आ रही हो, प्री में भी आ सकता है, उसमें लिख सकता है कि ये कब हुआ था, तो ध्यान से पढ़िए क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं रहा कि वो कब क्या कहाँ से पूछ लेना। और कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। मैं एक चीज़ मैंने अभी इस साल दिया प्रीलिम्स, तो एक चीज़ मैंने देखी कि अगर आप फैक्चुअल चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं, आप एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स आपको डीपली पता है, अच्छी तरीके से आपने रिवीजन करके 8-10 बार आपके दिमाग में मतलब चीज़ें घुस गई हैं, 8-10 से मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि आपकी घुस गई है, रिकॉल कर पा रहे हैं आप इजीली ना, तो वहाँ पर आप अगर ये 30-40 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन हैं उसमें आप जो प्रेडिक्ट है लॉजिक लगा करके, गेस लगा करके ये चीज़ें कर सकते हैं। पर आपको एटलीस्ट अगर 14-15 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के, तो उसमें से 6-7-8 क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, जो कि फैक्ट पे बेस होता है और कि आपकी बुक पे बेस होता है, तो यानी बुक को आपको चार्ट जाना है, ठीक है, आ गया है। वैसे भी कोई इतना एक्सपर्ट तो होता नहीं है, आप हमेशा ऐसा मत सोचा करिए कि ये चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही हैं, 8 बार पढ़ ली है, किसी को नहीं याद रहती। अब अभी मैंने देखिए एक ये नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स और ये चैप्टर मैंने 3 बार पढ़ा है, मैंने डिलीट कर दिया चैनल से क्योंकि मैंने ये फ़ोटो अपने नोट्स की फ़ोटो डाल के पढ़ाई हुई थी, तो मैंने कहा कि अब आपको अच्छी तरीके से लिख के पढ़ाऊँगा, तो जिससे आप ज़्यादा सेव कर लीजिए। तो इतने दिन का वेट किया है और इसके बाद मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि जो लैपटॉप है, लैपटॉप देखिए कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये टूटा सा अपना लैपटॉप हो गया है, तो ये चीज़ें ले ही नहीं रहा, उसमें सारी चीज़ें चल नहीं रही हैं, तो अब इसके बाद फिर से एडिटिंग करनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है। और वो मेरा लैपटॉप नहीं है भाई साहब, एक मिल गया था, मैं सोचा काम हो जाएगा, नहीं हुआ अपना। आगे बढ़ते हैं हम 4 की 1793 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे 4 देखेंगे, इट प्रोवाइडेड कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पे कमांडर इन चीफ आते हैं कि वो मेंबर नहीं होंगे, नॉट मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। देखिए जीजी आपको याद रखना है, गवर्नर जनरल है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न आपको बाद में हो सकती है जीजी है क्या, तो जीजी आपको समझ जाना है, गवर्नर जनरल है। तो यहाँ पे मैं आर लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं ये ए लगा देता हूँ, ठीक है। अब बात आती है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की, और यहाँ पे 5th नंबर कि इट लेट डाउन द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हैंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। और यहाँ से जो मेंबर हैं किसके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और उनके स्टाफ के, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस स्टाफ, इनको सैलरीज कहाँ मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, इंडियन रेवेन्यूज से सैलरीज मिलेगी, सैलरीज इनकी यहीं से ड्रॉ की जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो अभी चीज़ें दोस्तों अब धीरे धीरे आपको और ज़्यादा बेटर लगने वाली हैं क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है ये आगे वाले चैप्टर्स, पर मैं यही सोच रहा हूँ कि इसमें नोट्स ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कि नोट्स मैं एक बार बना दूँ तो दोबारा आपको चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार ये सारे नोट्स देख लेंगे तभी चीज़ें आपको ये क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, एक ऐसी मैं मार्किंग कर देता हूँ जिससे आपको बाद में अगर आप पढ़ें ना तो लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से हमें पढ़ना है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया, तो कमेंट करके बताइए कि इसमें मेरी राइटिंग किसको किसको समझ में आ रही है, साथ में पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, अगर यहाँ पे देखेंगे द फीचर ऑफ दिस
एक्ट्स वर एज फॉलोज, इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो मोनोपोली है, मोनोपोली वो अबॉलिश की गई, मोनोपोली अबॉलिस्ड, ठीक। और उसी के साथ क्या हुआ कि ट्रेड पॉली इंडियन जो आपकी ट्रेड है, इंडियन ट्रेड कर रहे थे ब्रिटिश, एंड इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। अब सारे ब्रिटिश मर्चेंट आ सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना एक्सेप्ट टी, यानी टी में अभी इसकी ट्रेड मोनोपोली होगी कि मतलब कोई और आके यहाँ पे अभी टी नहीं बेच सकता, इनकी ही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ही बेचेगी, उसके अलावा कोई भी ट्रेड आके कर सकता है। और एक चीज़, एक्सेप्ट टी और एक्सेप्ट चाइना, यानी अब चाइना में लेकिन यही रहेंगे अभी, ठीक है, ट्रेड विद चाइना के साथ अभी यही ट्रेड करेंगे। फिर इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, और इसने असर्टेड सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, और यहाँ पे जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी सॉवरेनिटी रहेगी, वो जो चाहे यहाँ पे चीज़ें कर सकती है कंपनी की टेरिटरी में, सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। तो ये चीज़ें बार बार एनफोर्स करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि हम हमारे अंडर हो तुम, वो चीज़ें हैं। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज, और यहीं से जो है शुरुआत होती है क्रिश्चियन मिशनरीज की, क्रिश्चियन मिशी, ठीक है, कम टू इंडिया एनलाइटनिंग द पीपल, वो एनलाइटन करने आएंगे या ये धर्म का प्रचार करने आएंगे। और आप लोगों ने अभी देखा होगा कि केरला वगैरह में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और ऐसा भी हो रहा है कई जगह पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो आते हैं और बहुत सारे लोगों को बताते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप देखेंगे, और बहुत सारे पार्ट में हो रहा है, आपको पता ही होगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन अमॉन्ग द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, और यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर जो है वो ध्यान दिया गया, वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड किया गया, बढ़ावा उसको दिया गया, ठीक है, प्रमोशन हुआ। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या आता है, इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन, और यहाँ पे टैक्सेस किसके ऊपर लगेंगे, पर्सन के ऊपर, किसके द्वारा, लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा। अब यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स भी लोगों के ऊपर टैक्सेस लगा सकती थी, तो ये चीज़ भी आ गई। दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस, एंड वो पनिश भी कर सकती हैं, और पनिश भी कर सकती हैं, यानी टैक्सेस तो लगेगा ही और वो पनिश भी कर सकती हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 18, फिर यहाँ पे आता है चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट कब का, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इसमें क्या है, अब चार्टर एक्ट 1833 में क्या होता है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये जो एक्ट आया गया इससे पूरी तरीके से सेंट्रलाइज किया जाता है, और इसको कहते हैं फाइनल स्टेप, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फाइनल स्टेप सेंट्रलाइजेशन का, फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन।